हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, कि हमें डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो देखो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, तो डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, और उस लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे और उस पर हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो देखो इसके अंदर इक्वेटोरियल लाइन की डेफिनेशन क्या होगी कि ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। कि डाइपोल के सेंटर से एक लाइन पास हो रही है और वो उसकी लाइन लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन, उसको इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। और उस लाइन में हम कोई पॉइंट कंसिडर करके उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो इसके अंदर हमने क्या किया कि एक डाइपोल कंसिडर किया, ए बी इज ए डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ 12 एंड P इज द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, कि उस परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया P और जिसकी डिस्टेंस कितनी है ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, कि डाइपोल के सेंटर से उस P पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है x, और उस P पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो देखो हम यहाँ पे एक डाइपोल कंसिडर कर लेते हैं। ये हमने एक डाइपोल लिया AB और इस डाइपोल की लेंथ कितनी है, वो है 12। क्लियर है? यहाँ पे चार्ज मैंने बोला ये माइनस क्यू है, तो ये चार्ज कौन सा होगा, प्लस क्यू। अगर इसको प्लस लोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। कोई सा भी आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अंदर ये डाइपोल का हमने सेंटर कंसिडर किया O। अगर ये सेंटर है डाइपोल का तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी L, और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी L। क्लियर है? अब अगर आप देखोगे तो डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। तो ये हमारे पास डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन क्या आ गई, इक्वेटोरियल लाइन आ गई। इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P, और इस P पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, x। तो इस P पॉइंट के ऊपर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। माइनस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और प्लस क्यू की वजह से भी लग रहा है, और उन दोनों का हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा P पॉइंट पे। क्लियर है? अब हमें पता है, देखो कोई भी चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा KQ/r², यानी K का आपका क्या है, कूलम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 या फिर 9 × 10⁹। ठीक है, Q क्या है, चार्ज, कौन सा, किस चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और r² क्या है, वो है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो अगर आप माइनस क्यू से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो माइनस क्यू से इस P पॉइंट की डिस्टेंस यानी AP आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो प्लस क्यू से भी निकालोगे तो BP भी आपको पता होना चाहिए। अब AP और BP कैसे निकलेगी, तो आपको पता है ये इक्वेटोरियल लाइन है, वो डाइपोल के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 दोनों। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे AP निकालूंगा तो अगर आप देखोगे ये क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये बेस तो हाइपोटेनियस कितना आएगा, पाइथागोरस से वो आएगा √x² + l²। सेम अगर आप देखोगे तो ये आपके पास क्या है, BP, और ये भी कितना बन जाएगा, √x² + l²। कोई दिक्कत? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो देखो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए P पॉइंट के ऊपर में क्या कंसीडर करूंगा, एक चार्ज कंसीडर कर लिया Q0। माइनस क्यू इस Q0 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो माइनस क्यू Q0 को अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम देते हैं E1, और वो किधर होगा, माइनस क्यू की तरफ ही होगा। सेम अगर आप देखोगे प्लस क्यू Q0 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इधर की तरफ क्या आने वाला है, E2, प्लस क्यू की वजह से। अब हमें क्या करना है, E1 और E2 की वैल्यू निकालनी है पहले, और फिर उनका क्या करना है, वेक्टर सम करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं E1 की वैल्यू क्या होगी और फिर E2 की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, कि P पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और उसको हमने नाम दिया है, वो दिया E1। तो वो कितना होगा, देखोगे KQ, माइनस से तो आप क्या बता रहे हो, डायरेक्शन बता रहे हो, तो चार्ज आपका क्या होना चाहिए, मोड में होना चाहिए, पॉजिटिव होगा। और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब √x² + l² का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, KQ, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ/√x² + l² का पूरे का होल स्क्वायर। तो अगर आप रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास E1 कितना बचेगा, वो आएगा KQ, और ये आएगा x² + l²। इक्वेशन नंबर
1। अच्छा, अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं E1, तो देखो कि A और P के बीच की बात है और किधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, P से A की तरफ, तो डायरेक्शन को हम क्या लिखेंगे, अलोंग PA। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से, और जिसको हमने क्या बोला E2, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। अगर P पॉइंट पे प्लस क्यू की वजह से देखोगे तो इसको हमने क्या नाम दिया, E2, और वो क्या होगा, KQ। और देखो इस प्लस क्यू से भी इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, रूट में x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का क्या हो जाएगा, फिर होल स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कितना आएगा, वो आएगा KQ, और ये आएगा x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे तो डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो B और P के बीच की बात है, और किधर जा रहा है, P से दूर जा रहा है, मतलब B से किधर जा रहा है, P की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग BP। डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग BP। क्लियर है यहाँ तक, यानी आपके पास माइनस क्यू की वजह से E1 और प्लस क्यू की वजह से E2 आ गया, ठीक है। अब हमें इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पर अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को देखते हो तो आपको देखने में पता लग रहा है E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। इक्वेशन नंबर 3। अब हमें P पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, E1 और E2 का वेक्टर सम करना है। अब अगर देखोगे तो E1 और E2 के बीच में हमें एंगल नहीं पता, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते रिजल्टेंट का, तो हम क्या करेंगे कि देखो आपको पता है E1 और E2, तो देखो इस लाइन के डाइपोल लेंथ के पैरेलल मैंने एक लाइन बना दी यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे दोनों ट्राइंगल को अगर अच्छे से देखो तो दोनों ट्राइंगल की हर एक साइड क्या इक्वल है, ये साइड सेम है, बीच वाली कॉमन है, और ये L है तो ये भी क्या L है, तो दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है तो हर एक साइड इक्वल है, तो हर एक एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो देखो ये 90 है तो ये भी 90। अगर मैं इस एंगल को बोलूंगा कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा। तो हमने ये दोनों एंगल कंसिडर कर लिए कि ये थीटा है और ये भी कितना है, थीटा है। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल आपका कौन सा होगा, ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये ऊपर वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। अब अगर हम E1 और E2 को, हमें एंगल पता लग गया तो E1 और E2 के क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। तो देखो E1 के अगर थीटा के साथ में कंपोनेंट करूंगा तो थीटा के साथ वाली लाइन पे क्या आएगा, E1 cos थीटा, और इस E1 cos थीटा से परपेंडिकुलर नीचे की तरफ क्या आएगा, E1 sin थीटा, और इन दोनों का वेक्टर सम वापस करोगे तो E1 ही आ जाएगा। अगर आप E2 के कंपोनेंट करोगे तो थीटा के साथ वाली लाइन पे देखो, थीटा के साथ वाली लाइन ये है, इस पे क्या आएगा, वो आएगा E2 cos थीटा, और इस cos थीटा से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ क्या आएगा, E2 sin थीटा। क्लियर है। तो इस P पॉइंट के ऊपर देखो ऊपर की तरफ जा रहा है E2 sin थीटा और नीचे जा रहा है E1 sin थीटा, और इक्वेशन 3 से देखोगे तो E1 और E2 दोनों क्या है, बराबर है, थीटा भी सेम है, मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा P पॉइंट पे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे, ये देने वाले E नेट। क्लियर है। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर लिखते हैं कि हमने E1 और E2 को क्या किया है, रिजोल्व किया है कि उनके कंपोनेंट्स में, वी रिजोल्व E1 एंड E2 इन देयर कंपोनेंट्स। जैसे उनके कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व किया तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देन E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा विल कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है। और बचेगा क्या यहाँ पे P पॉइंट पे, तो एक बच रहा है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये हमें क्या देने वाले, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाले। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, और वो क्या होने वाला है, E नेट बराबर आप क्या बोलोगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर आप देखोगे इक्वेशन 3 से तो E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम है, थीटा तो वैसे भी सेम है, cos थीटा, और E1 E2 भी सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 E1 बराबर E2, तो आप E नेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E1 cos थीटा, और E2 को भी मैंने क्या लिख दिया, E1
कोस थीटा, या फिर दोनों को क्या लिख लो, E2 लिख लो, एक ही बात है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ से ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2E1 कोस थीटा। ये हमारे पास आया इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है यहाँ तक कि हमारे पास 2E1 की वैल्यू हमें पता है कितनी, KQ/x² प्लस L²। अगर आप E2 भी लेते तो उसकी वैल्यू भी क्या आती है, सेम। और कोस थीटा हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो 2 पता है, E1 पता है, कोस थीटा निकालना है। तो कोस थीटा कैसे निकालेंगे, तो अगर आप देखोगे ये एंगल थीटा, ये थीटा, ये थीटा और ये थीटा, चारों क्या सेम ही है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसिडर कर लेता हूँ AOP या फिर BOP, यहाँ से ये एंगल थीटा है तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कोस थीटा। तो ट्राइंगल मैंने कंसिडर कर लेता हूँ AOP। क्लियर है यहाँ तक। तो पहले हम बात करते हैं कोस थीटा कैसे आएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल कौन सा, AOP। अब AOP ट्राइंगल को बाहर निकालेंगे तो AOP ट्राइंगल आपका किस तरीके से ये बन रहा है, ये देखो ये क्या है O, ये A और ये क्या है P। ये एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है थीटा, ये लेंथ है L, ये X और ये हमारा है AP रूट में x² प्लस L²। ठीक है। अब आपको पता है थीटा के सामने तो क्या होता है, परपेंडिकुलर, 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, और बचा हुआ क्या होगा, बेस। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोस थीटा। अब कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से कोस थीटा देखोगे तो बेस तो हमारा कितना है, वो है L, ये आ जाएगा L, और हाइपोटेनियस कितना है, रूट में x² प्लस L²। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोस थीटा की, इक्वेशन नंबर 5। देखो 1 से तो E1 की वैल्यू और 5 से कोस थीटा की वैल्यू किस में पुट करेंगे, 4 के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुट इक्वेशन 1 एंड 5 इन इक्वेशन 4। 1 एंड 5 को 4 में पुट करेंगे तो ई नेट बराबर 2, E1 की वैल्यू हमारे पास है KQ/x² प्लस L², और यहाँ पे कोस थीटा मल्टीप्लाई में क्या होगा, L अपॉन रूट के अंदर x² प्लस L²। कोई दिक्कत। और रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, और यहाँ पावर कितनी है 1, और बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और देखो ऊपर वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ KQ, और 2 इंटू L को मैंने लिख दिया 2L, और इनका बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और वो कितनी होगी 1 प्लस 1/2। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें पता है कि डाइपोल की बात हो रही है, और डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, वो होता है आइदर चार्ज इनटू लेंथ, डाइपोल लेंथ, और वो कितनी है 2L, चार्ज कितना है Q। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और वो आपके पास P इक्वल टू कितना होगा, Q इंटू 2L। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं, P। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, वो आ जाएगा KP, और पावर क्या होगी, ऐड होगी, तो वो कितना आएगा, x² प्लस L² की पावर 1 प्लस 1/2 का मतलब 3/2। ये हमारे पास आया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। KP x² प्लस L² की पावर 3/2। तो देखो K तो क्या है, कूलम्स कांस्टेंट, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, 9 × 10⁹ भी लिख सकते हो। P हमारा क्या है, वो है डाइपोल मोमेंट। अगर आपको डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो आपको डाइपोल गिवन होगा, मतलब चार्ज गिवन होगी और उनके बीच की लेंथ गिवन होगी, तो आप डाइपोल मोमेंट अलग से निकाल लीजिए, Q इंटू 2L। ठीक है। X क्या है, X है डाइपोल के सेंटर से उस इक्वेटोरियल पॉइंट की डिस्टेंस। ठीक है। और L क्या है, डाइपोल लेंथ 2L है तो उसका हाफ। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया इक्वेटोरियल पॉइंट पे, लेकिन ये लॉन्ग डाइपोल का है, तो इसके अंदर हम स्पेशल गेस करते हैं, वो क्या होगा, शॉर्ट डाइपोल। तो यहां पे हम नोट लगा के बात करते हैं, 4n शॉर्ट डाइपोल। तो देखो शॉर्ट डाइपोल के अंदर हमें पता है कि डाइपोल की लेंथ, डाइपोल छोटा है तो उसकी लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, तो उसका हाफ L क्या हो जाएगा, छोटा होगा, बट किसके कंपैरिजन में, X के कंपैरिजन में, क्योंकि X के अंदर हमें क्या करना है, L ऐड करना है, x² में L² ऐड करना है। अगर L छोटा होगा X से तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, और ज़्यादा छोटा आ जाएगा। ठीक है। और छोटा होगा तो L² को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। L² नेग्लेक्ट करेंगे तो E इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास KP
एक्स स्क्वायर और एल की जगह क्या रखेंगे, एल स्क्वायर की जगह 0 की पावर 3/2। अब देखो पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 3/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, वो आ गया के पी बाई एक्स क्यूब, यानी ई इक्वेटोरियल हमारे पास कितना है, वो है के पी बाई एक्स क्यूब। के कूलम्ब्स कांस्टेंट, पी आपका डाइपोल मोमेंट और एक्स क्या है, सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से उस पी पॉइंट की डिस्टेंस। क्लियर है, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। लॉन्ग डाइपोल के लिए आएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 और शॉर्ट डाइपोल के लिए आएगा के पी बाई एक्स क्यूब। क्लियर है यहाँ तक।